Hi guys, how are you? And I hope all will be well with you. And today's video lecture I am going to discuss about the very most important, very inspiring poem अमांडा। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो कविता अमांडा है जो कि हाई स्कूल से ली गई है और इस कविता में जो बाल मनोविज्ञान का प्रयोग किया गया है कि किस प्रकार से एक अभिभावक को, माँ बाप को अपने बेटे या बेटी को यूं ही डांटना फटकारना नहीं चाहिए। कभी कभी हम निरंतर जब उसको डांटते फटकारते रहते हैं तो उसको जो एक सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, सही दिशा मिलनी चाहिए, सही रास्ता मिलना चाहिए, वो कभी कभी नहीं हो पाता है। और ऐसे बच्चे जब हमेशा डांट के शिकार होते रहते हैं तो उनको सीखने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और कभी कभी वो अपने मेन रास्ते से भटक भी जाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को ज़्यादा डांटना फटकारना भी नहीं चाहिए। तो वो ही कविता कुछ है जो इस प्रकार से आपको बताएगी। तो आप देखते हैं जो अमेंडा है जो रॉबिन क्लेन के माध्यम से इस कविता को कंपोज किया गया है और कविता का जो सार है वो भावी पीढ़ी को किस प्रकार से सुधारना है, किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना है, यानी तात्पर्य ये है कि आप अपने बच्चों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। तो ये कविता जो है उन सभी अभिभावकों के लिए भी एक सीख होगी। तो यहाँ देखते हैं कभी कभी हम अपने बच्चों को यूँ ही डांटते फटकारते रहते हैं, कुछ भी बात होती है तो हम डांट फटकार देते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि एक माँ है या एक पिता है, ये तो क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन बताया गया है कि ये माँ है वो अपने बच्चे को, अपनी बेटी को बार बार ऐसा करने से या वैसा करने से मना करती है। तो आप देखते हैं अमेंडा क्या है, तो एक काल्पनिक गर्ल है, लड़की है और उसकी माँ के द्वारा उसको समझाया जाता है। तो आप देखते हैं पहले स्टेज में डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की आदत होती है अपने नाखून को तोड़ने की, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब है अरे अमेंडा तुम अपने नाखूनों को मत चबाओ, क्लियर, अपने नाखून को मत काटो, ये बड़ा गलत है, नाखून नहीं काटते बेटा, ऐसा नहीं करते। तो यहाँ देखते हैं इस वाले में डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, आगे डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। अरे अमेंडा तुम अपने कंधों को ऐसे झुका करके ना बैठो, इस प्रकार से एक कुबड़ सा निकल जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है, ऐसे नहीं बैठते बेटा। इस प्रकार से माँ है अपनी बच्ची को समझा रही है ना। जबकि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन माँ को लगता है कि ऐसी बैठे तो और अच्छी लगेगी, वही बात है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। स्टॉप मींस रोक दो, दैट स्लाउचिंग इस प्रकार से कंधे झुका कर जो बैठी हो ऐसे ना बैठो, एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, अरे अमेंडा तुम एकदम सीधे बैठो, ऐसे ना बैठो, हाँ ऐसे बहुत खराब लगती हो। इस प्रकार से माँ है अपनी बच्ची को समझा रही है। तो ये वाला स्टेंजा क्लियर हुआ है। अब दूसरे स्टेंजा में जो बच्ची है उसका रिएक्शन देखते हैं। बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि का समय से होते तो अच्छा होता, तो अपना रिस्पॉन्स वो दे रही है। यहाँ पे क्या बता रही है, अब ये बच्ची का भाव है जो रेड मार्कर से लिखा गया, बच्ची वाला भाव है। देयर इज लैंग्वेज, क्या कह रही है कि अरे जो माँ बार बार डांट फटकार रही है, बार बार हिदायत दे रही है, बड़ा अच्छा नहीं लगता। देयर इज लैंग्वेज, बड़ा निस्तेज लगता है, बड़ा फीका लगता है। और क्या लगता है उसको, एम्ब्रॉयड सी, उसको लगता है कि मैं एक जलपरी हो जाती, है ना। एम्ब्रॉयड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब वो कह रही है कि काश मैं यहाँ घर पे ना होती, काश मैं हरियाली युक्त चमकीले समुद्र पे होती और मैं जलपरी होती, मेरा सिर ह्यूमन बीइंग का होता, लड़की का होता, और मेरा नीचे वाला भाग पूरा किसका होता, मछली की आकार का होता, है ना। तो मैं वहाँ पे जाती और वहाँ से बड़े आराम से उस विशाल पानी में हरियाली युक्त जिसमें क्या है, काई है, तो वहाँ पे जलपरी की भाग मैं उस जल में क्रीड़ा करती, आनंद करती। तो वही यहाँ बात बताई गई है, वेयर द सोल, जहाँ मैं अकेले होती, इनहेबिटेंट और वहीं पे मैं रहती, इज मी एंड मरमेड और जलपरी की भाग बन जाती, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली और बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ पे तैरती। तो ये उस लड़के के भाव हैं। फिर दोबारा से देखते हैं दूसरे स्टेंजा में, फिर उसको माँ के द्वारा हिदायत दी जाती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अरे अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। फिर कहती है डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, अरे अमांडा क्या तुमने अपने कमरे को साफ किया कि नहीं किया। इस प्रकार से बच्ची को फिर सुनाया जाता है। तो आगे देखें, आई थॉट, ऐसा मेरा विचार है, मैं ऐसा मानती हूँ। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, है ना, टू क्लीन योर शूज अमांडा, और मैंने ऐसा सोचा है कि तुमने अपने जूते भी साफ कर लिए होंगे, है ना। फिर अब ये बिटिया का भाव आता है। बिटिया क्या कहती है अमांडा इसके बारे में,
क्या कहती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग इन द स्ट्रीट। क्या कहती है, अरे बार बार माँ की कहनी बात माननी पड़ती है, बार बार ये करो वो करो, ऐसे न करो वैसे न करो, है दिमाग खराब हो गया है। लेकिन फिर वो सोचती है आई एम एन ऑर्फन, अरे इससे तो अच्छे अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, कितने स्वतंत्र हैं वो, ऐसे भाव उसके अंदर जागृत होते हैं। रोमिंग इन स्ट्रीट, वो जहाँ मन मर्जी आए उस गली में विचरण करें, जिस गली में घूमे। आई फिर क्या सोचती, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट। हाँ, अगर मैं भी ऑर्फन होती, मैं भी अनाथ होती, आई पैटर्न, मैं निर्माण करती, मैं बनाती, एक आकृति बनाती, सॉफ्ट डस्ट, कोमल सी जो डस्ट है उस पे, विद माई हुस बेयर फीट, जहाँ पे मेरे नंगे पैर हैं, उस नंगे पैर में शांति का वातावरण है, हुस माने शांति का वातावरण है, और मेरे कोमल कोमल से पैर हैं, नंगे पैर, वो कोमल सी धूल पे आकृति बनाते, यदि मैं ऑर्फन होती। इस प्रकार से वो सोच रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, क्या कह रही है, द साइलेंस इज गोल्डन, कह रही है कि जब कोई डांटने फटकारने वाला नहीं होगा, कोई मुझे डांटने फटकारने वाला नहीं होगा, कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा, तो एकदम क्या होगा, शांति छा जाएगी। और जब शांति छा जाएगी तो वो क्या बता दिया है, द साइलेंस इज गोल्डन, मेटाफर का प्रयोग किया गया है, यानी कि जो साइलेंस है वो गोल्डन की भांति है। द फ्रीडम इज स्वीट, है ना, और स्वतंत्रता होती है वो कितनी मधुर होती है। काश मेरे अंदर भी वही जज्बा होता, यानी कि मैं भी ऑर्फन होती तो मैं भी जहाँ मेरा मन करता वहाँ गली में विचरण करती, नंगे पैर घूमती, कोई कहने वाला कुछ नहीं होता, मेरे पास आज़ादी ही आज़ादी होती। और इस प्रकार से उसको ऐसा थिंकिंग हो रही थी कि काश ऐसा होता तो अच्छा होता। आगे देखते हैं, फिर उसको माँ बताती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अरे अमांडा तुम ये चॉकलेट खा रही हो, तुम्हें ये चॉकलेट नहीं खाने चाहिए बेटा, है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क लगा तो एक्सक्लेमेशन भाव में ही होना चाहिए कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अरे अमांडा ये चॉकलेट ना खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अरे अमांडा अपने कील मुहासों की तरफ ध्यान दो, इसी चॉकलेट को खाने से तुम्हारे अंदर बहुत पिंपल्स निकल आए थे, बहुत ज्यादा एक्ने हो गए थे, कील मुहासे हो गए थे, याद नहीं है क्या तुम्हें। इस प्रकार से फिर समझाती है, Will you please look at me when I am speaking to you, अमांडा, अरे अमांडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ, तो मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो ना, मेरी तरफ देखो ना। जब मैं तुम्हें डांटती हूँ ना तो तुम अपने चेहरे को अलग कर देती हो, ये अच्छी बात नहीं है। जब भी कोई गार्जियन या आपके माँ बाप डांटे फटकारे तो तुम्हें सामने देखना चाहिए, तुम जी चुराती हो, है ना। क्या कहते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ कहती है। फिर वो कहती है आगे वाले अपने क्या उसके विचार डेवलप हो रहे हैं, तो देखते हैं। आई एम रेफेंजल, है मैं रेफेंजल बनना चाहती हूँ, रेफेंजल हो जाना चाहती हूँ, उसी की बात हो जा रही है। अब ये रेफेंजल कौन है, रेफेंजल क्या है कि प्रकार से जर्मन गर्ल होती है, और उसको टावर पे रखा जाता है, मीनार पे रखा जाता है, और वहाँ पे जब वो रहती है तो वो वहाँ पे क्या होता है कि उसके जो बाल हैं बहुत लंबे हैं, तो उसके बाल खुले हुए हैं, तो वो मीनार पे रहती है तो उसके बाल इतने लंबे हैं कि वो नीचे तक आ रहे हैं। ये पे हाइपरबोलिक फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है कि मीनार पे रह रही है और बाल इतने लंबे हैं कि नीचे तक आ रहे हैं, तो उसी बालों के सहारे से चुड़ैल चढ़ जाती है और वो उसको वहीं पे कैद कर लेती है। तो अमेंडा भी वो सोच रही है कि मैं भी एक रेफेंजल की बात बन जाऊँ और मैं भी टावर पे चली जाऊँ, मीनार पे चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे रहते रहते मैं ऊब चुकी हूँ, मैं डांट खाते खाते बहुत परेशान हो गई हूँ। तो यहाँ देते हैं आई एम रेफेंजल, अब समझ गए होंगे, इट इज अ काइंड ऑफ जर्मन गर्ल हु ऑलवेज lived at the tower. Yes, रेफेंजल आई हैव नॉट ए केयर, और जब मैं वहाँ चली जाऊँगी फिर किसी को भी कोई ज़रूरत चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, और मैं भी वहाँ पे पहुँच करके ज़्यादा मुझे केयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। लाइफ इज ए टावर, माने जो मीनार की जिंदगी होगी इस ट्रैंक्विल, वो बड़ी शांत होगी, एंड रेयर, और बड़ी दुर्लभ होगी, क्योंकि कोई कोई ऐसे स्थान पे जाकर के बसता है। तो मैं भी रेफेंजल बनना चाहती हूँ। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हियर, क्या कह रही है कि रेफेंजल जो थी वो पागल लड़की थी, मैं रेफेंजल की कॉपी नहीं करूंगी। रेफेंजल ने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे, मैं अपने बाल थोड़े ना खुले छोड़ूंगी। कहने का तात्पर्य है कि आई विल, क्या बताया है, आई विल सर्टेनली, निश्चित रूप से, नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मेरे जो चमकीले बाल हैं उसको मैं कभी खुला नहीं छोड़ूंगी, नीचे नहीं गिराऊंगी ताकि कोई चुड़ैल आए और मुझे कैद कर ले। ऐसा मैं करने वाली नहीं है, रेफेंजल थी उसने कर दिया था, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। हमें देखते हैं फिर उसकी माँ कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अरे अमांडा तुम इतनी नाराज, स्टॉप दैट सल्किंग, अरे तुम इतनी नाराज हो, ये नाराजगी छोड़ो ना, ये नाराजगी एकदम से छोड़ दो। एट वंस, तुरंत अमांडा, है अच्छा नहीं लगता है, कोई डांट फटकार देते तो मुंह लटका देती हूँ,
ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा एकदम से खिंची खिंची से रहती हो, तुम्हारा चेहरा जो हमेशा कैसा हो जाता है, WRY हो जाता है। कैसा हो जाता है, WRY फेस। कैसा हो जाता है, WRY फेस। WRY फेस का मतलब होता है खिंचा हुआ चेहरा, क्रोधित चेहरा है। अपना चेहरा नॉर्मल करो बेटा, ऐसा चेहरा नहीं करते है ना, खिंचा खिंचा चेहरा कोई देखेगा तो क्या कहेगा, है ना। आगे देखते हैं, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग एट यू अमांडा। तुम्हें देख करके, तुम्हारे चेहरे को देख करके कोई भी ऐसा सोच लेगा कि हमें लगता है कि अमांडा की मम्मी ने अमांडा को बड़ा परेशान करके रखा है, कभी पे कभी बताई चली जा रही है। इस प्रकार से तुम ऐसा चेहरा करोगे तो कोई भी तुम्हारे चेहरे को देखेगा और भाप लेगा कि अमांडा की मम्मी ने अमांडा को बड़ा टॉर्चर करके रखा है। तो इस प्रकार से तुम ऐसे एक्शन ना करो। अब आप देख रहे हैं कि सब में अमांडा अमांडा आ रहा है, सभी में अमांडा अमांडा है। जब कोई वर्ड रिपीटेशन होता है उसको एनाफोरा बोला जाता है। इस प्रकार से इस कविता को आप सीखेंगे और सीख रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।